आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में हमें पहला स्प्रे कितने दिनों में करना चाहिए, कौन से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, उसी के साथ में क्यों करना चाहिए। सारी चीज़ें आज के वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जानेंगे कि सोयाबीन की फसल में हमें सेकेंड स्प्रे कितने दिनों में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और कौन से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं सोयाबीन की फसल में हमें पहले इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कितने दिनों में करना चाहिए। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि सोयाबीन की फसल में हमने सीड ट्रीटेड कैसे करके रखा है, फंगिसाइड से सीड को ट्रीटेड करके रखा है या फिर हमने इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीटेड करके रखा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोयाबीन की फसल में जब हम स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका क्या कनेक्शन है सीड ट्रीटमेंट से। स्पेशली अगर देखा जाए तो जब आप अपनी सोयाबीन की फसल को सीड को ट्रीटेड करके रखते हो फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड से, तो जो पौधा उगता है उसको लगभग 15 दिनों तक फंगस और इंसेक्ट दोनों से प्रोटेक्ट करके रखता है फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड। अगर आपने सीड को ट्रीटेड किसी भी तरीके से नहीं करके रखा है या फिर सिर्फ फंगिसाइड से ही सीड को ट्रीटेड करके रखा है तो आपको सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे लगभग 12 से लेकर 15 दिनों के बीच में पहला स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन आपने सोयाबीन की फसल में इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों से ही सीड को ट्रीटेड करके रखा है तो आपको सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे लगभग 15 से लेकर 20 दिनों के बीच में कर देना चाहिए। अब बात ये आती है कि सोयाबीन की में हमें पहला स्प्रे कौन से इंसेक्टिसाइड का करना चाहिए। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि सोयाबीन की फसल में शुरुआती अवस्था में कौन कौन से कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है और उनका डैमेज परसेंटेज कितने % तक रहता है। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो सोयाबीन की फसल में शुरुआती अवस्था में 2 कीट लगते हैं, जिसमें पहला स्टेम फ्लाई और दूसरा है गर्डल बिटल। अब ये जो कीट है शुरुआती अवस्था में लग जाते हैं 12 से लेकर 14 दिनों के बीच में, लेकिन इनका जो डैमेज परसेंटेज दिखता है जब आपकी सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज से फल में कन्वर्ट हो जाती है, जब फलियां पकने लगती हैं, जो फलियां रहती हैं उसमें लगभग अगर देखा जाए तो पोट बनना स्टार्ट हो जाती हैं, उस समय इनका डैमेज परसेंटेज दिखता है कि कितने % तक इनने डैमेज किया है और उनका जो प्रकोप है उस समय दिखता है। क्योंकि सोयाबीन में अगर देखा जाए तो जो स्टेम फ्लाई क्या करता है, स्टेम फ्लाई क्या करता है कि पत्ते के निचले भाग में लगभग 40 से 50 तक अंडे देता है। उसमें जो लार्वा निकलता है ये पौधे के स्टेम में किसी भी तरीके से एक छेद करता है और उस होल से जिगजैग तरीके से खाने के बाद पूरे पौधे में जाइलम या फिर इसका जो अंदर का भाग है जिगजैग तरीके से आड़े तिरछे खाने के बाद में और एक संखी इल्ली में कन्वर्ट होकर संखी में कन्वर्ट होकर फिर से उड़ जाता है और फिर से वो अंडा देना स्टार्ट कर देता है। तो ये लाइफ साइकिल होती है स्टेम फ्लाई की। और जब स्टेम फ्लाई ने किसानों के बीच में अपना नाम बनाया था तो अपना नाम बनाने के लिए इसने 9560 जो सोयाबीन की वैरायटी थी JS 9560 उसका नाम पूरा ख़त्म कर दिया था। और JS 9560 एक ऐसी वैरायटी थी जिसने कि लगभग 10 से लेकर 15 साल के बीच में सोयाबीन में अगर किसी भी क्षेत्र में आप देखने जाओगे या फिर पूछने जाओगे सोयाबीन आपने कौन सी लगा कर रखी है तो हर एक किसान यही बोलेगा कि हमने 9560 सोयाबीन की वैरायटी को लगा कर रखा है, क्योंकि 9560 सबसे ज़्यादा चहीती वैरायटी थी किसानों के बीच में। तो स्टेम फ्लाई ने अपना नाम बनाने के लिए 9560 का नाम पूरा ख़त्म कर दिया था। तो हरदा MP के हरदा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्मर ये स्टेम फ्लाई को अच्छी तरीके से समझते हैं कि स्टेम फ्लाई का अटैक कितने % तक हो सकता है और इसका डैमेज कितना हो सकता है। इसके बाद अगर गर्डल बिटल के बारे में बात करें तो गर्डल बिटल क्या करता है कि गर्डल बिटल जो पत्ते रहते हैं, ये जो पत्ते रहते हैं इसमें जो तना रहता है इसके निचले ये जो तना रहता है इसमें क्या करता है पत्ते के स्टेम में यह करता है कि 2 रिंग बनाता है, एक ऊपर एक नीचे, और नीचे वाले रिंग के पास में क्या करता है कि एक छेद करता है और छेद में एक येलो कलर का अंडा रख देता है। उस अंडा से लार्वा बनता है और लार्वा क्या करता है कि तने के जो अंदरूनी भाग है अंदर वाला इसको पूरा ख़त्म कर देता है खाने के बाद में। और उसके बाद में जून जुलाई में जो अंडे रखे जाते हैं वो खरीफ के टाइम तक जब आपकी सोयाबीन की फसल पक जाती है उस समय संखी बन के बाहर निकल जाता है। जब निकलता है जब आपकी फसल फूल से फल में पोट में कन्वर्ट होने लगती है उस समय फिर संखी बन के बाहर निकल जाता है। लेकिन अक्टूबर सितंबर में जब अंडे रखे जाते हैं तो उस समय के जो अंडे रहते हैं क्या करते हैं कि लार्वा बनती है और लार्वा क्या करता है कि अपनी इल्ली के बराबर स्टेम से कट हो जाता है और स्टेम से कट होने के बाद में शुष्क अवस्था में चला जाता है। और शुष्क अवस्था में चले जाने के बाद जब उससे सूटेबल माहौल मिलता है तो फिर से संखी में कन्वर्ट होता है और फिर से संखी में कन्वर्ट होने के बाद में फिर से ये अंडा रखता है और उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। और इसका डैमेज परसेंटेज अगर देखा जाए स्टेम फ्लाई और गर्डल बिटल का तो इनका जो डैमेज परसेंटेज है लगभग 95% तक डैमेज करने की क्षमता ये रखता है सोयाबीन की किसी भी वैरायटी को। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो नई नई वैरायटियाँ आ रही हैं इनमें लगभग कुछ % तक इनको सहन करने की क्षमता या फिर इनको सहन करने की कुछ क्षमता रहती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई वैरायटी नहीं बनी है जो कि हाईली रेजिस्टेंस पावर रखती हो स्टेम फ्लाई और गर्डल बिटल के प्रति।
कुछ परसेंट तक रेजिस्टेंस पावर रखती ज़रूर है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वैरायटी बनी नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि हम नई वैरायटी लगा रहे हैं तो इसमें स्नेक फ्लाई और गडल बिटल का अटैक नहीं होगा। जब हेवी अटैक आएगा तो बहुत कम ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि बच जाएंगी, क्योंकि दूसरी जो वैरायटी जब स्नेक फ्लाई का अटैक आया था तो दूसरी वैरायटियों में हल्का फुल्का अटैक था, लेकिन अटैक ज़रूर से ज़रूर था। तो ये दोनों चीज़ें हैं। जब और अगर बात करें कि इन दोनों को 100% तक हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो इंसेक्टिसाइड है, इसमें पहला इंसेक्टिसाइड में आप अगर स्प्रे में लेना चाहें तो इसमें 2 से 3 ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिनका कि आप स्प्रे करके, किसी भी एक का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके आप 100% तक गडल बिडल और स्नेक फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें कि पहला इंसेक्टिसाइड है अल्लेका के नाम से जो आता है, जिसमें कि आपको मिलेगा लेमडासाइलोथिन, उसी के साथ में मिलेगा आपको थाइमेथाक्साम। इसका अल्टरनेटिव भी हमने सोच के सभी को बताया भी था कि इसका जो अल्टरनेटिव है जो कि जलन नहीं करता है। अगर आपको जलन बहुत ज़्यादा करता है स्प्रे करने वाले को, तो इसके लिए आपको इचिंग पाउडर लेना है, और इचिंग पाउडर को लेने के बाद उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके उसको हाथ पैर में लगा लेना है। जो भाग आपका कवरेज नहीं है उसमें आपको लगा लेना है ताकि आपको जलन ना हो। चिरमिरी दवाई जिसको जाना जाता है एलिका को, तो इसको आप स्प्रे में ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव मार्केट में बहुत सारे हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके साथ में बेहतर तरीके से रिजल्ट के लिए आप क्रोल-एंटानेलिप्रोल जो कि कोराजन के नाम से आता है, या फिर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं क्रोल-एंटानेलिप्रोल, इसके साथ में मिक्स करके आप स्प्रे में ले सकते हैं ताकि आपको 100% तक रिजल्ट मिल जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो 100% तक कवरेज नहीं हो पाता है या फिर 100% तक रिजल्ट नहीं मिलता है, तो जो सेकंड स्प्रे होता है गडल बिटल और स्नेक फ्लाई दोनों को 100% तक कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ में सेमिलुपर या फिर किसी भी प्रकार की इल्ली को कंट्रोल करने के लिए सेकंड जो स्प्रे है इसको आपको लेना है बुआई से लेकर 35 या 40 दिनों के बीच में आपको सेकंड स्प्रे लेना है। या फिर स्पेशली अगर देखा जाए तो 15 से लेकर 17 दिन जो पहला स्प्रे करेंगे उसके लेकर 15 से लेकर 17 दिनों के बीच में आपको सेकंड स्प्रे करना है। और सेकंड स्प्रे में आपको लेना है बीटा साइलोथिन के साथ में इमिडाक्लोपिड जो कि सोलोमन के नाम से आता है। सोलोमन के साथ में आपको लेना है कोराजन। दोनों चीज़ आपको कॉम्बिनेशन बना के उसके साथ में आप एप्साइड टी या फिर एग्री-82 किसी भी चिपको का यूज़ करके आप इन तीनों का मिक्स करके आप स्प्रे ले सकते हैं, जिससे कि आपको फर्स्ट और सेकंड स्प्रे दोनों में 100% तक गडल बिटल और स्नेक फ्लाई का कंट्रोल मिल सके और आपको बेहतर उपज मिल सके। अगर क्रोल-एंटानेलिप्रोल के साथ में आप किसी और चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करना चाहें तो उसके बारे में, या फिर किसी और तरीके का आप स्प्रे करना चाह रहे हैं फिर उसका रिजल्ट आपको बेहतर मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट बता सकते हैं कि हमने इस स्प्रे को लिया है, उसका बेहतर तरीके का रिजल्ट मिला है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।